अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। चलिए फिर एक माजी में से वाक़या और बात उठा के लेके आते हैं, क्योंकि अगर आप डे टू डे करंट अफेयर्स की बात पूछेंगे और करेंगे तो वो तो इसके अलावा आपको ना सुनने को कुछ मिलेगा ना करने को, कि शहजाद गिल जो हैं वो इमरान खान की वकालत कर रहे हैं और मरियम की वकालत एक और मरियम कर रही है। दोनों में मरियमी सिफ़ात किस हद तक हैं वो तो काफ़ी बहस बहस तलब बात है। लिहाजा ये वो चीज़ें हैं कि जिनका एक दिन वजूद है दूसरे दिन नहीं है। ये अगर सचमुच में इंसानी शर्फ का ख्याल करते हुए और इंसानी मुआशरत को कोई नई जहत देने की कोशिश में अपनी ज़िंदगियां और अपनी ज़ात और अपनी सिफ़ात को झोंकने की कोशिश करते तो हम बहुत कान लगा के इनकी बात सुनते और बहुत, वो जैसे कहते हैं ठोड़ी के नीचे हाथ दे के तो इनके भाषण सुनते। लेकिन पता है कि ये क्या हैं, ये क्या चाहते हैं और ये कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, इनका माल क्या है और इनके एस्पायरेशंस जो हैं, उनके सोर्स मटेरियल क्या है, मतलब सारा कुछ तो अब सामने की चीज़ें हैं। तो उन पे आप सर खपाते रहें और वही जॉन एलिया के बकौल के कौन इस घर की देखभाल करे, रोज़ एक चीज़ टूट जाती है वाली बात है। और अब तो खैर वो अगला शेर भी हस्बे हाल है कि फर्श पर कागज़ उड़ते रहते हैं, मेज़ पर गर्द जमती जाती है। तो बहरहाल इसलिए उस से सरदस्त सरफ नज़र करते हुए आज मुझे एक शहीद मिलत सेक्रेटेरिएट एक हुआ करता था, अब भी है, जहाँ ब्लू एरिया में चाइना चौक के पास एक बहुत बड़ा पुराने जो प्लाजे थे ब्लू एरिया की एक साइड पे, उनमें से बहुत इब्तदाई प्लाजा जिसमें एक ज़माने में इंटीरियर मिनिस्ट्री के दफातर भी होते थे। फिर ये वही मशहूर प्लाज़ा है जिसमें एक दफ़ा जब पहली दफ़ा एहतसाब के डोल डाले गए तो इसमें एक पुरस्कार सी आग लग गई थी जिसने काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड सारा जला दिया। उस आग से जल गया, मशहूर तो यही हुआ, बड़े महीने बल्कि काफ़ी अरसा तक वो बिल्डिंग जो है उसमें वो धुएं और उसकी वजह से उसकी बाहर से दीवारें काली नज़र आती होती थी आते जाते हुए, अगर आप मेलोडी से ऊपर जा रहे हों तो ये सारे तो डफांग और ये सारे उनके मुख्तलिफ़ किस्म के बन बना हैं जो बना के वो रखते हैं। और उसमें पता नहीं क्या क्या कुछ जल जाता है, क्या क्या कुछ आग की नज़र हो जाता है, सफ़ाई हस्ती से मिट जाता है, कुछ चीज़ें दब जाती हैं। तो इनकी हिस्ट्री भी कोई नहीं है, और चूँकि इनकी हिस्ट्री कोई नहीं है इसलिए इनका हाल कोई नहीं है, और जिनकी ये दो चीज़ें नहीं हैं उनका फ्यूचर क्या होना है। वो ऐसी शख्सियात हों या इस तरह की इस कमाश की शख्सियात के नतीजे में मर्ज वजूद आने वाले इदारे क्यों ना हों, सब एक ही चीज़ होता है। तो उस शहीद मिलत सेक्रेटेरिएट में एक दफ़ा ये बात है तकरीबन 98 या 7 के अराउंड, उस साल के जो सिविल सर्विसेज एकेडमी से पास आउट अफसरान थे उनका फिर एक तरीका होता है कि वो पहले उनको एक दो कोस्टें जो हैं वो हायर करके बड़ी बड़ी बसें सिविल सर्विसेज एकेडमी की, तो उनको पूरे पाकिस्तान का टूर कराया जाता है। ज़ाहिर है उन्होंने चार्ज लेना है, किसी ने किसी तहसील में, किसी ने जाके एएसपी लगना है, किसी ने पूरे पाकिस्तान भर की फेडरल सर्विस होती है, तो इसलिए उनको एक तो वो पूरे पाकिस्तान का टूर कराते हैं। फिर उनकी अटैचमेंट कुछ कुछ दिनों के लिए कुछ आर्मी के दस्तों के साथ, कोई पुलिस के वो फिर इनका एक और कराची में है नीपा चुरंगी में, वहाँ पर भी इनकी थोड़ी कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग होनी है और होती है। आखिर पे जाके जब वो बिल्कुल उनको अपने अपने दफ्तरों में पोस्टिंग आर्डर मिलने वाले होते हैं तो फिर कुछ दिन तक शहीद मिलत सेक्रेटेरिएट में उन दिनों की ऐसा अरेंजमेंट था इस्टेब्लिशमेंट के थ्रू कि वो
कुछ मशाहिर या जो रिसोर्स पर्सन्स होते हैं मुख्तलिफ शोबों के, इंटरनेशनल रिलेशंस के, हिस्ट्री के, आर्कियोलॉजी, कल्चर, जिन जिन की कोई अहमियत होती है, जो सद पूछ वाले बंदे होते हैं, उनको बुलवा के तो उनके लेक्चर दिलवाते हैं। और वो बड़ा इनफॉर्मल सा सेशन होता है। ज़ाहिर है वो रिसोर्स पर्सन एक लेक्चर देने के लिए आया होता है, लड़के अभी अफसर बने नहीं हुए, एकेडमी पीछे रह गई है, और वो जो सब्ज़ कपड़ा डाले हुए मेज़ें और ग्रीन लेदर की कुर्सियाँ और उस तरह के पियान वगैरह, वो अभी चंद दिन बाद की बात हैं। तो लिहाजा वो भरे हुए भी होते हैं इंफॉर्मेशन से, छलक भी रहे होते हैं, उम्र का भी वही हिस्सा होता है कि जैसे जवानी और चीज़ें फूट बहने वाली हालत में। और कुछ ऐसा भी चूँकि अभी गंवाने के लिए कुछ नहीं होता, अभी तो चार्ज लेना है, फिर जाके कैरियर बनेगा, फिर उस बने हुए कैरियर की वजह से इंसान अपने ज़मीर को शटअप कॉल देता है कि वो सारा कैरियर जो है वो डूब जाएगा। चुनांचे उस वक्त के लड़कों में कोई इतना खौफ ज़्यादा नहीं होता, या कम अज़ कम जिस बैच की मैं बात कर रहा हूँ उस ज़माने में नहीं था। तो हमारे एक बुज़ुर्ग दोस्त थे इंटरनेशनल रिलेशंस के, बशीर ताहिर साहब, उनका एक दिन वहाँ लेक्चर था। तो लेक्चर में उन्होंने वाइट बोर्ड पे ड्रा किया कि ये मॉडल्स चल रहे हैं, इस तरह गवर्नमेंट्स जो हैं वो किस किस प्रोसेस में से गुजर रही हैं, और उसके पैरेलल हिस्टोरिकली अगर देखें तो तुर्की का मॉडल क्या था, उसमें फिर कौन कौन सी कट मुलायत की चीज़ें थीं जब वो अपना बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती हैं, तो मुल्कों को और रियासतों को एज ए रियासत मॉडर्न एज में नेशनल स्टेट के तौर पर ज़िंदा रहने के लिए, अपना तशख़्ख़ुस बरकरार रखने के लिए उन्होंने उस वक्त उस तरह की तुर्की वाली जो कट मुलायत और मजहबी रियासत थी उसको कमाल अतातुर्क के सुपुर्द करके तो फिर अपना नया तशख़्ख़ुस बनाया, जिसमें बाद में फिर क्या हुआ, लेकिन एक दफ़ा तुर्की जो है वो शूट अप किया और अपने पैरों पर खड़ा हुआ। तो उन्होंने फिर ये बताया कि इस तरह पाकिस्तान भी, जिसकी कोई बहुत ज़्यादा लंबी हिस्ट्री नहीं थी, उस वक्त कोई 50-60 साल बन रही थी, तो इन सारे दौरानियों में ही इतने ही से डेकेड्स में ही इसके साथ इतना इतना कुछ गुज़र चुका है कि आइन का बनना और ना बन सकना, फिर उसके इस्लामी तर्ज का होना, फिर उसमें इस्लाम का स्टेट रिलीजन बन जाना, फिर रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का जो है वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान नाम बन के सामने आना, और अला हाज़िल के आस कभी सदारती निज़ाम तो कभी प्राइम मिनिस्टरियल, और फिर लूली पार्लियामेंट और लंगड़ी पार्लियामेंट और पूरी पार्लियामेंट और फिर तरमीमें, और ये सारा उन्होंने स्टेप बाय स्टेप उनको बताया कॉर्नोलॉजिकल ऑर्डर में, और बताया ये कि इससे बिल आखिर वो जो वक्तन फ़वक्तन शौक़ चुराते हैं, खिलाफत उस्मानिया, खिलाफत तुर्की और नशत सानिया, और ये जो जॉर्गन्स और बड़े बड़े क्लीशे की तरह के नाम बने हुए हैं, तो ये फिर तोड़ने पड़ते हैं और हक़ाइक़ को फेस करना पड़ता है, और ये पॉलिटिकल सिनारियो में ही लाइन चलती है। उस पे किसी लड़के बिल्कुल इजी हो के बैठे हुए थे, तो उसने कहा कि सर ये जो फिर खिलाफत है तुर्की वाली, और फिर वहाँ से बात चलते चलते खिलाफत राशिदा का कहीं जिक्र आया, तो एक ने एक कोने से कहा ये खिलाफत राशिदा क्या होती है भाई तिबे। अब वो कोई दहरिया मिजाज नौजवान था, अभी जब यूनिवर्सिटियों से निकलते हैं तो उस वक्त काफ़ी कुछ पढ़ने के बाद एक दफ़ा सारा कुछ ऐसे ही लगता है, फिर हक़ाइक़ सामने आते हैं, फिर वो खुद ही टोपियाँ पहननी शुरू हो जाते हैं, फिर वो खुद ही जुम्मे पे जाते हैं, फिर वो ख़तीब से भी रवाबित उस्तवार हो जाते हैं और आगे चल सो चल। तो उसने कहा ये खिलाफत राशिदा क्या होती है? तो उन्होंने कहा खिलाफत राशिदा वो होती है कि आपने जितनी चेन्स आज तक सुनी है ना, खुलफा की, मुअत्सिम बिल्लाह तो, मुस्तंसिर बिल्लाह तो, खलीफा अब्दुल अज़ीज़, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ और खलीफा हारून रशीद, और कितने नाम सुने हैं। कहते हैं हाँ जी, तो कहते हैं कि खिलाफत राशिदा का जब आप नाम सुनते हैं तो सिवाय उन 4 वजूदों के कभी आपका ख्याल किसी 5वें शख्स की तरफ गया है आज तक, हिस्टोरिकली स्पीकिंग? तो ऑनेस्टली ही सेड नो। तो कहते हैं यही होती है खिलाफत राशिदा।
जिसको दोबारा अल्लाह ताला मिक्स अप भी नहीं होने देता फिर बाद की लीडरशिप्स के साथ। आप बड़ी बड़ी कहानियां आप सुनते रहे, मामून की तो हारून की तो फलानी तो टिमकानी, लेकिन वो सारों के नाम के साथ खलीफा भी लगता रहा, वो कहलाते भी रहे, अमीरुल मोमिनीन, पता नहीं क्या क्या टाइटल इंट्रोड्यूस हुए, लेकिन वो चार की जो हैसियत है इस्लामिक हिस्ट्री में, बशीर साहब कहते हैं ये किसी दूसरे वजूद को कभी गलती से भी इन जैसा नहीं समझा गया। तो ये होती है खिलाफत राशिदा। तो चूंकि उसको पता था कि उनके अपने ओरिजिन्स का ताल्लुक मौजूदा ज़माने में खिलाफत अहमदिया से था, अहमदी थे, तो उन्होंने कहा अच्छा तो फिर आपकी भी खिलाफत राशिदा ही है, कि मतलब आपका भी अब चौथा खलीफा चल रहा है। उस ज़माने में खलीफतुल मसीह राबे का ज़माना था, मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब का। और ये गुफ्तगुएँ इतनी भी ढकी छुपी नहीं होती थी, आम होती थी, बातें होती थी, लोग सुनते थे, डिस्कस करते थे, सारा सारा दिन, सारी सारी रात डिस्कशन चलती थी, अगले दिन भी चलती थी। ये कोई ऐसा मतलब कि आसमान से उतरी हुई बात नहीं थी, बात थी तो बात हो रही थी, हमारी भी होती थी, हमारे असातिज़ा की भी होती थी, हमारे अहबाब की भी होती थी, और ये कोई नई चीज़ नहीं लगती थी, पराई नहीं लगती थी। तो जब उन्होंने स्विच ओवर किया इधर खिलाफत अहमदिया की तरफ, तो इन्होंने कहा हाँ हम इसको खिलाफत अला मिनहाज नबूवत चूँकि समझते हैं, तो इसका फिर यही है कि ये अपने प्रोटोकॉल्स में, अपनी सलाबत में, अपनी स्टेडफास्टनेस में, अपनी पॉलिसीज़ में, अपनी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में, और बाय ऑल मीन्स एंड बाय ऑल डेफिनेशंस एंड यार्डस्टिक्स ये उसी चीज़ को रिप्लेस कर रही है, उसी का नेमुल बदल है, इस ज़माने में उसकी नुमाइंदगी है। तो जब हम नबूवत के अज़लाल और उसके जो तजदीद है इस ज़माने में, जब हम उसका इनकार नहीं कर रहे और उस पर हम बैक फुट पे नहीं जा रहे, तो खिलाफत पे हम क्यों आपके साथ गुफ्तगू में बैक फुट पे जाएंगे। तो वो मौसूफ ने अब्रप्टली कहा कि ठीक है ना जाएं, पिछली खिलाफत 4 थी ना, उससे ज़्यादा सच्चे तो आपके खुलफा नहीं ना हो गए खिलाफत राशिदा से, तो अब आपका चौथे खलीफा का दौर चल रहा है, तो अगर 5वां खलीफा जमात अहमदिया में आप लोगों का नहीं बनता तो बस बात ख़त्म, कितना कुछ कर लिया आपने, कहाँ तक पहुँच गए हैं। और फिर उसने वो सारी औरतों की तरह मेहने देते हुए आइनी तरमीम 74 वाली और ज़ियाउल हक का आर्डिनेंस और पाकिस्तान से खिलाफत राबिया की हिजरत और ये सारी, और अहमदियों के जो आइनी हुकूक के साथ जालमाना खिलवाड़, बल्कि बिलो द डिग्निटी बाज जगह केसेस, और इन सारी चीज़ों का हवाला भी दे दिया एक ही सांस में। और वो लड़के अपनी अपनी कुर्सियाँ जो हैं वो काफ़ी ज़रा पीछे खींच के तो ईजी होके बैठ गए कि अब मज़े की गुफ्तगू चल रही है, और लेक्चर तो जो होना था तो हो ही चुका हुआ था। अब ओपन डिस्कशन और एक तबादला ख्याल की फ़ज़ा में बात चलनी शुरू हो गई। तो बशीर साहब ने कहा कि हाँ कर लें इस पे भी बात, हमें तो कोई एतराज़ नहीं। तो कहते हैं वो लड़का आगे से कि हमें तो रियलिस्टिक होके सोचना पड़ेगा, आपके साथ अगर डिस्कशन करनी है तो हम इत्तेकादी बात नहीं कर रहे, हम तो रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव में बात करते हैं कि 5वीं खिलाफत आप कहते हैं हमारी क़यामत तक चलनी है, लेकिन अगर आपकी 5वीं खिलाफत नहीं आती तो आपका सम टोटल तो यही है ना। उस पर बशीर साहब जो है वो बिल्कुल जवाबी रिबटल में आए और उन्होंने कहा वेल बिल्कुल ठीक है, आ जाएं इसी पे बात करने। और जब आपने रियलिस्टिक और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स में बात करनी है तो फिर अब आपको सुननी पड़ेगी, और आर्गुमेंट वर्सेस आर्गुमेंट होगा, एतकाद वर्सेस एतकाद नहीं होगा। अगर मेरा एतकाद जो है वो आपको आंखें चुभाता है और आपके हलक से नहीं उतरता, तो अब आपको भी किसी एतकाद की लिबर्टी मैं देने को तैयार नहीं हूँ। आइए बिल्कुल उसके ऊपर बात कर लेते हैं, जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जो सामने की रियलिटीज़ हैं। तो सामने की रियलिटी ये है कि आपकी जो पिछली खिलाफत राशिदा थी, जिसके खिलाफत राशिदा होने पे आपको कोई बहस नहीं है, और आप ये जो सरेदस्त सेकुलर बने हुए हैं वो भी वक्ती तौर पर गुफ्तगू का चस्का लेने के लिए और अहमदियत की मुखालफत में बने हुए हैं, क्योंकि आपको नज़र आ रहे हैं अहमदी और अहमदिया खिलाफत। तो
अब ज़रा पहली जो ओरिजिनल खिलाफत है, जो आपके लिए क्वेश्चनेबल नहीं है कतई तौर पर, उसकी टोटल उम्र जो है वो 30 से 32 साल है। मानते हैं? कहते जी मानते हैं। तो बशीर साहब कहते हैं कि वो जो 30 से 32 साल आपके नज़दीक जस्टिफाइड और बिल्कुल खुदा की तरफ से कायम की हुई खिलाफत राशिदा और मिनहाज नबूवत के बिल्कुल ऊपर, और नबूवत भी कौन सी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली, अफजल रसूल वाली, खातमुन नबीय्यीन वाली, उसके तसलसल में जब खिलाफत कायम होती है और वो सिर्फ 30 साल चलती है, तो मुस्तशरिकीन जो हैं वो आपको ना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कह रहे हैं, ना ओरिएंटलिस्ट जो राइटर्स हैं या जो एतराज़ करने वाले हैं वो उनको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके बात करेंगे। वो तो एक हिस्टोरिकल फिगर्स के तौर पर लेंगे ना। जब वो 100 बड़े आदमियों में हज़रत उमर का नाम लेके आते हैं उस लिस्ट में, तो वो आपके खलीफा के तौर पर नहीं, बल्कि वर्ल्ड लीडरशिप की हायरार्की जो है उसमें जो चुनीता ऐसे लोग हैं जिन्होंने लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स छोड़े हैं, वो उसकी बात कर रहे हैं जी। कहते हैं बिल्कुल ठीक है, उसी की बात कर रहे हैं। तो कहते हैं वो जो 30-32 साल उम्र रखने वाली टोटल स्पैन जिसका खिलाफत का, यानी खिलाफत राशिदा का 30 से 32 साल के दरमियान था, उस खिलाफत के जो असरात हैं वो दुनिया के 50 से ज़्यादा मुल्कों पर पिछले 1500 साल से अभी तक कंसोलिडेटेड फॉर्म में चलते आ रहे थे, और दुनिया के 50 ममालिक 1500 साल से उसके दाम और उसके असर और उसकी नेटवर्किंग और उसकी पॉलिसी के जो इम्पैक्ट्स थे उनसे बाहर नहीं जा सकी दुनिया। इज इट ए फैक्ट? कहते हैं जी ये तो जाहिर है साहब, सिंपल सी बात है। तो उन्होंने कहा हजरत फिर ये जो खिलाफत है, खिलाफत अहमदिया, इसकी आपके बकौल आज तक ही अगर उम्र कैलकुलेट करें तो ये पहले दौर की खिलाफत से इसकी उम्र 3 गुना ज्यादा है, 90 साल से ज्यादा बन रही है ये। और पॉलिसी डेवलपमेंट और फ्यूचरिस्टिक विजिलेंस जो खुलफा में होती है उसके ट्रेसेस बिल्कुल, बल्कि खलीफा सानी को तो, यानी अहमदियत में जो खलीफतुल मसीह सानी मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद थे, उनका तो एक नाम फजल उमर था। तो उसके असरात, उनका तंजीमी बुनियादें कायम करना, मराकज़ कायम करना, तबलीगी मुहिम्मात को इंटरनेशनलाइज करना, पूरी दुनिया में फैलाना, उस ज़माने में, मतलब इस्लामाबाद शहीद मिल्लत सेक्रेटेरिएट में उन्होंने कहा कि इट इज़ नॉट ए जोक कि इस सदी की अर्ली 20s और लेट 20s में अमेरिका में अपना मिशनरी भेज दिया गया था। पहला मिशनरी उस जमाने में भेज दिया गया था। तो ये जो इस पॉलिसी और इस विजन के साथ जो खिलाफत काम कर रही है, उसकी उम्र पिछली खिलाफत राशिदा से इस वक्त भी 3 गुना ज्यादा हो चुकी है, यानी 90 साल से ज्यादा है। तो बशीर साहब ने कहा कि जनाब वैसे तो हमारा अकीदा और हमें अल्लाह ताला ने ये खुशखबरियाँ 300 साल का रोड मैप दिया हुआ है, लेकिन अगर आप जैसे बदखाहों के थीसिस कायम करने के नतीजे में इस वक्त जब कि हम बात कर रहे हैं यहीं पे सारी बात ख़त्म हो जाए, तो दुनिया आइंदा हिस्टोरिकली स्पीकिंग एंड एनालिटिकली स्पीकिंग अगर 30 साल के खिलाफत के असरात 1500 साल तक चलते हैं और 50 मुल्कों में चलते हैं, तो उसी निस्बत और उसी रेशो से चलते हुए इस खिलाफत के आज के दिन से भी आप कैलकुलेट करें तो दुनिया आइंदा 4500 साल तक और 150 ममालिक वो अब इससे बाहर नहीं जा सके। आइए फैक्ट शीट्स के ऊपर बात करने। वो फिर जैसे तरीका होता है हंसते हंसते जो बस ठीक है जी बिल्कुल सर गल्लां तो तुसी नहीं जान देंदे थे फलां है तो फलां है। अब ये मैंने माजी कितना को बईद का है, 2 दहाइयाँ पहले की बात है, और वो आज आपको खोद के और सामने तफसील से ये बात पेश की है। किस लिए कि आप YouTube खोल लें, आप सोशल मीडिया पे चले जाएं, आप जाएं जाके गांधी साहब को सुन लें, सबको लीडरशिप और सबको खिलाफत और इमामत और एक हाथ पे इकट्ठे होना और ये सारी ख्वाहिशें सबको हैं, लेकिन
वो जो प्लेट में रख के टचेबल रियलिटीज के तौर पर खिलाफत अता हो जाना, वो माने या ना माने कि ये खिलाफत है या नहीं है, या ये नबी थे या नहीं थे, ये खुदा की तरफ से भेजे हुए थे मिर्ज़ा साहब या नहीं, या उनके बाद ये खुलफा बन रहे हैं, इनका सिस्टम, इनका इलेक्टोरल कॉलेज, इनका पूरा इंतज़ामी ढांचा, उस पे ईमान लाएं या ना लाएं, लेकिन वो चलती फिरती टचेबल रियलिटी के तौर पर इस वक्त खिलाफत अहमदिया दुनिया को नज़र आ रही है। और पाकिस्तान के इस वक्त के मुल्लायत वाले इस्लाम से बरगश्ता दानिश्वरों को नहीं, बल्कि यूरोप और अमेरिका के रिसर्च ओरिएंटेड स्कॉलर्स को भी अगला ज़माना इस खिलाफत के साथ जुड़ा हुआ नजर आता है। और उनकी किताबों में उनके तज़किरे मौजूद हैं। वो मतलब और तो छोड़ें, वो मैंने वहीं पे कायदियन ही थे कुछ, उनको कहा कि आप लोग टॉयनबी को कहाँ रेट करते हैं? कहते हैं जी ग्रेटेस्ट हिस्टोरियन ऑफ ऑल टाइम्स। तो मैंने कहा टॉयनबी की हिस्ट्री मुकम्मल नहीं हुई थी जब तक उसने जमात अहमदिया का जिक्र नहीं कर लिया था। और उसको जमात अहमदिया में आइंदा ज़माने का एक इस्लाम ऐसा नज़र आ रहा था जिसको वो रियल फोर्स इन फ्यूचर करार दे रहा है। खैर उसने तो शायद थ्रेट भी कहा है किसी जगह के, असल खतरा इनसे है। अब टॉयनबी पे तो ये जो सो कार्ड या सचमुच के स्कॉलर्स हैं उनको कोई हरफगिरी करने की जरूरत नहीं हो सकती, क्योंकि भारत जो वो हिस्ट्री लिख गया है और जिस तरह के उसने मुकदमात कायम कर दिए हैं, वो तो मैंने एक मजमून है बहुत तवील मुख्तार मसूद साहब का, तो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है कि अब जब कहीं मौका मिलता है तो वो मजमून भी एक दो किस्तों में आपको पेश कर दूंगा कि मैंने अभी टॉयनबी का मुकदमा भी या उसकी इब्तदाई इंट्रोडक्टरी बुक्स भी नहीं पढ़ी हुई हैं, लेकिन जितना मैंने उस मजमून से समझा है, ज़ाहिर है मुझे ख्वाहिश है कि अगर मौका मिले तो मैं तो अगर 12-15 जिल्दें भी हों तो मैं पढ़ूँ। तो टॉयनबी ने अपनी हिस्ट्री में या अपने गुफ्तगू में जमात अहमदिया से सरफ नज़र नहीं कर सका, लेकिन अब यहाँ जो कबूतर पाकिस्तान में रेत में सर दे के बैठे हुए हैं बिल्ली के सामने, और उनके ऊपर उनकी तहजीब, उनकी सकाफत, उनका कल्चर, उनकी एकेडमिक्स, उनकी आइंदा की नस्लें, उनकी तालीम, उनका सेहत का निज़ाम, उनके तकरीबन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स, वो सारे के सारे एट स्टेक भी हैं और थ्रेट भी फील कर रहे हैं, बल्कि अब वो बिल्कुल दरारें पड़ चुकी हैं, खंडरात की शक्ल इख्तियार करते जा रहे हैं। उनको पनाह मिलती है तो ये कि खिलाफत अहमदिया पे हमले करने में और उसकी तज़हीक करने में और उसको कुछ ना समझने में। खैर इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मगर ये जो मैंने आज आपको गुजारिश पुराने उस दौर से सुनाई है, मेरी अहमदी ऑडियंस में से जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए बाकायदा ये दरख्वास्त है कि ये जो जितनी कंसोलिडेशन के साथ पिछली खिलाफतों ने आज तक इस खिलाफत तक हमारे तक ये स्टिक्स पहुंचाई हैं, उनमें अल्लाह ताला का बुनियादी तौर पर हर वक्त जागुज़ी और हर वक्त बहाव की तरह अल्लाह ताला की ताईद और नुसरत और उसका फजल और उसकी इंटरवेंशंस वो शामिल ना होती तो बाकी इंसानी कारोबार की क्या हैसियत होती है। और अगर वो शामिल है तो अमरे वाक़या और हकीकत हाल ये है कि इन वजूदों के चलते फिरते और हाथ लगा कर देखने से हमें ये समझ आ जाती है कि कहता है जब वो ये कि करूँगा मैं ये ज़रूर, टलती नहीं वो बात, खुदाई यही तो है, और कुदरत से अपनी ज़ात का देता है हक सबूत, उस बेनिशां की चेहरा नुमाई यही तो है। तो ये जो अल्लाह ताला की चेहरा नुमाई के मीडियम्स अल्लाह ताला ने हमें इस ज़माने में अता कर दी है, यहाँ से कोई इंस्पिरेशन और यहाँ से कोई विजडम कुशीद करके आइंदा ज़मानों की प्लानिंग और आइंदा ज़मानों की जो बुनियादें हैं वो रखनी तो मुमकिन हैं, लेकिन जो कारतूस चल चुके हैं और जो तहजीबें अब अपने क्लाइमैक्स को पहुंच चुकी हैं, मैं तो उनसे कस्बे फैज करके अपनी आइंदा नस्लों की तरबियत करने को तैयार नहीं। आपने करनी है तो करें, बाकी भी तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन
मुझे अब अगर कोई वो ताज़ा रस नज़र आता है कि जो ज़िंदगी की नमूद की ज़मानत दे सकता हो, और वो बीज अगर कहीं नज़र आते हैं कि जिनका छट्टा अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में दे दिया है, और उनकी निगहदाश्त के लिए खुदा ताला ने खिलाफत अहमदिया को उनके सर पर निगरान के तौर पर कायम किया हुआ है, तो ये इस ज़माने में बहुत बहुत बड़ी अता है। इतनी बड़ी अता है कि वो बानी जमात अहमदिया मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम, उनका एक जुमला है, वो है तो हस्ती बारी ताला के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन मैं उसको यहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि वो फरमाते हैं ये दौलत लेने के लायक है अगरचे जान देने से हासिल हो। तो ये है आज के लिए कि आप इस वक्त अगर फोकस करना है तो उन इश्यूज और उन बातों पर फोकस करें जिनमें आइंदा 300 साल क्या आइंदा सदियों का रोड मैप में दिया हुआ है। बाकी जो इस वक्त बड़े बड़े आइकॉन्स हैं, वो अमेरिका में कल एक दोस्त से बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि मुझे अमेरिका से कोई बोगस और इनाद तो नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये अपने क्लाइमैक्स को तो पहुंचे हुए हैं ना। कहते हैं हाँ नहीं वो तो नज़र आता है, फैक्ट्स आर फैक्ट्स। तो मैंने कहा दूसरी बात ये है कि जो भी अब थर्ड वर्ल्ड वार का बात करते हैं लोग, तो तीसरी जंग अजीम जो है वो ये तो नहीं हो सकता कि तीसरी जंग अजीम भी हो जाए और उसमें वो ख़तरनाक वेपन्स जो सोच के हौल उठता है वो सारे पड़े रहें और लोग एक दूसरे को मुक्के लाते हैं और घोंसे मारते फिरेंगे। कहते हैं ये भी अंडरस्टैंडेबल है। तो मैंने कहा फिर तीसरी बात ये कि वो जो न्यूक्स और मिसाइल्स हैं उस तरह के हलाकत खेज जो हैं, जिस एटॉमिक दौड़ जो लगी हुई थी पिछले 50 साल, तो आपका क्या ख्याल है कि वो चीचों की मलियाँ और एक एक डेरा और एक एक छोटे छोटे जो कोई राजमाओं के ऊपर है गांव, उनके ऊपर मारने के लिए रखे हों? तो कहता है अगली बात मैं समझ गया हूँ। तो मैंने कहा बस देख लो फिर, मुझे तो कुछ और नज़र आ रहा है, आप कुछ और तरह से देख रहे हैं। और ये बीज अलबत्ता है जो ज़मींदार ने बहुत बचा के रखा हुआ था, और चंद बोरियां हैं, लेकिन यही छट्टा देना है अल्लाह ताला ने और दिया हुआ है। देख लें, अगर ये फूड फॉर थॉट नज़र आता है तो बात मज़ीद इस पे करेंगे, क्योंकि मुझे तो पिछली दफ़ा भी आपको ये शेर सुनाया था कि ये तूने क्या कहा नासे ना जाना कुएं जाना में, हमें तो राह रवों की ठोकरें खाना मगर जाना। तो हमें तो राह रवों की ठोकरें खाना मगर जाना। फिर अमान अल्लाह, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर बात होती है। खुदा हाफिज़।